नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को समेटकर एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं वसीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेत अब आंकड़ों में दिखने लगी है। मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में शानदार 8.4% जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए हैं। मंगलवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.4% रही। पिछले साल इसी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% निगेटिव में चली गई थी। इस साल की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल 2021 से जून 2021 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ में 20.1% की बढ़त दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक पहले 6 महीनों में औसत जीडीपी विकास दर 13.7% रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपए थी। एग्री सेक्टर में विकास दर 4.5%, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% और निर्माण गतिविधियों में 7.5% की तेजी आई। माइनिंग में सबसे अधिक 15.4% की ग्रोथ देखी गई। केंद्र का कहना है कि उसने मांग और आपूर्ति दोनों पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से महंगाई काबू में रही, जबकि दुनिया में महंगाई बढ़ी है। इस बीच कोर सेक्टर के आंकड़ों ने भी खुशखबरी दी है। कोर सेक्टर अक्टूबर में 7.5% की दर से बढ़ा है, जबकि सितंबर में ये 4.5% था। अक्टूबर 2021 तक केंद्र सरकार के मासिक खाते में कुल 12,79,699 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये राशि बजट अनुमान 2021-22 का 64.8% है। केंद्र के खाते में आई राशि में से 10,53,135 करोड़ रुपए का कर राजस्व से, 2,06,842 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व से और 19,722 करोड़ रुपए की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 10,358 करोड़ रुपए के ऋणों की वसूली और 9,364 करोड़ रुपए की मिलीजुली पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। अक्टूबर 2021 तक भारत सरकार ने करों में हिस्सेदारी के वितरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,07,687 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। सरकार ने अक्टूबर 2021 तक 18,26,725 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया गया है। ये राशि बजट अनुमान 2021-22 का 52.4% है, जिनमें से 15,73,455 करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 2,53,270 करोड़ रुपए पूंजीगत खाते में है। केंद्र सरकार ने अपने कुल राजस्व व्यय में से 3,99,737 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के मद में खर्च किए और 2,09,916 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के मद में खर्च किए गए हैं। जोखिम श्रेणी वाले देशों से आए यात्री की कोरोना रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटीन में रहना होगा। फिर 8वें दिन दोबारा टेस्ट करवाना होगा और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना जरूरी होगा। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। मंगलवार को ओमिक्रॉन से निपटने की रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मंथन किया। केंद्र ने राज्यों को जांच, निगरानी और टीकाकरण को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी। वहीं ओमिक्रॉन की पहचान के लिए RT-PCR टेस्ट कराए जाने को कहा है। संक्रमित नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने और महामारी के संभावित हॉटस्पॉट की पहचान कर जल्द से जल्द रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी स्थानों पर निगरानी और जांच बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक बचाव, निगरानी, जांच, इलाज और कंटेनमेंट जोन बनाए जाने या लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को जानकारी दी कि भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो घटना पिछले सत्र की थी, इसलिए निलंबन हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि निलंबित करने से पहले सांसदों के नाम सामने रखे जाने चाहिए थे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। सभापति ने कहा कि राज्यसभा के सभापति को कार्रवाई करने का अधिकार है और सदन कार्रवाई भी कर सकता है। सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से सांसदों के निलंबन को वापस नहीं लिए जाने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। 12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले सत्र में विपक्ष की मंशा सत्र को नहीं चलने देने की थी। अध्यक्ष का अपमान किया गया, पेपर फेंके गए, लेडी मार्शल को चोट लगी। इसे देखते हुए जरूरी था कि ये कार्रवाई की जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन को रद्द करना तभी संभव है जब वे अपने अभद्र व्यवहार के लिए सदन से मुआफी मांगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी बिल पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस मामले में बिल लेकर आएगी जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लोकसभा में भी 12 सदस्यों के स्थगन के मुद्दे पर हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के आचरण और हंगामे पर नाराजगी जताई। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा के शर्त संशोधन विधेयक 2021, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने असिस्टेड पुनर्प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 लोकसभा में पेश किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सारा देश इस बात का साक्षी है कि पीएम मोदी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए हैं वे पहले कभी भी कांग्रेस सरकार में नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिसने राज्य का दर्जा लिया है वही स्टेटहुड देगा, वो संसद ही दे सकती है। उन्होंने कहा पीएम और गृह मंत्री ने भी संसद में और देश को संबोधित करते हुए बताया है कि डीलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। इस बोर्ड का लंबे वक्त से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग पर आंदोलन कर रहे थे। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राज्य की स्थितियां बदल गई हैं। अब केंद्र सरकार की लगभग 50 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीएसएफ के डीजी ने बताया कि पंजाब और जम्मू सीमा का सवाल है, ड्रोन उड़ाने का चिंता का विषय है और इसलिए बीएसएफ ड्रोन रोधी उपकरण लगा रहा है और पहले से ही कुछ उपकरण काम कर रहे हैं। पेपर लीक के बाद रद्द की गई यूपी टेट परीक्षा पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि मामले में एसटीएफ जांच कर रही है। 2 दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा होगी जो कि दिसंबर में ही होगी। पीएम मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किया है। इन्फिनिटी फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन भागीदार देश हैं। ये फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी हस्तियों को लेकर एक मंच पर लेकर आएगा। इस फोरम का एजेंडा सीमाओं के पार जाकर थीम पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम में क्वांटम कंप्यूटिंग और फिनटेक उद्योग के भविष्य पर, इसके प्रभाव पर चर्चा होगी। 70 देश इसका हिस्सा बनेंगे। दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया। आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले कल भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में बरकरार थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 साल में नवंबर के दौरान इस बार दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। राष्ट्रीय राजधानी में 11 दिन गंभीर प्रदूषण बना रहा और एक भी दिन हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही। राजधानी के वायु गुणवत्ता सूचकांक का 30 दिनों का औसत 376 था। सीपीसीबी के मुताबिक ये सूचकांक 2020 में 328, 19 में 312, 2018 में 335, 2017 में 361, 2016 में 374 और साल 2015 में 358 था। मुंबई में फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है। विभाग के मुताबिक बुधवार को मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
उत्तरी गुजरात और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पालघर, ठाणे और मुंबई बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक चक्रवाती तूफान शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से भी टकरा सकता है। इस तूफान के कारण इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 5 से 6 दिसंबर को बारिश की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में दुनिया में फलों के साथ साथ सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। भारत ने 2018 से 2021 के बीच 101.02 मिलियन टन फलों और सब्जियों का उत्पादन किया। लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्पन्न दुनिया भर में मशहूर पश्मीना ऊन के उत्पाद अब वाराणसी में भी बनाए जाएंगे। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी और गाजीपुर जिलों के 4 खाद्य संस्थानों में कच्ची पश्मीना ऊन का प्रसंस्करण किया जाएगा। वाराणसी में पश्मीना बुनाई अगले साल जनवरी से शुरू होगी। वाराणसी के सेवापुरी आश्रम के 20 खादी कारीगरों को पश्मीना बुनाई में 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए इन संस्थानों द्वारा पश्चिम बंगाल के 2 मास्टर प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है। राजस्थान के लिए 1816 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के तहत राज्य के 20 जिलों के 2348 गांव में नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इनके जरिए 3.8 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहिए DD न्यूज। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू है हंसी, एक तुम्हारे लिए, तू है खुशी, और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कंपनियां किसानों के खेत से खरीदेंगी सब्जियां। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 20 FPO के 29 कंपनियों से MOU पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें व्यापार और बाजार के प्रति आकर्षित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आज फिर से सुनवाई शुरू करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को एक चरण में राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट नंदीग्राम मतगणना मामले में सुनवाई फिर से शुरू करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को जीवन बचाने का आश्वासन नहीं दे सकता। अगर किसी कारणवश मरीज जीवित नहीं बच पाता है तो डॉक्टरों पर चिकित्सकीय लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया है उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी। ब्राजील में कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक अविंसा ने इसकी पुष्टि की है। लैटिन अमेरिका में ओमिक्रॉन का ये पहला मामला है। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया दंपति 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से साओ पाउलो पहुंचा था। नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया सतर्क है। कई देशों ने यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं WHO का कहना है कि 60 से अधिक उम्र के लोगों को अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। WHO का कहना है कि प्रारंभिक नतीजों से पता चला कि जिन लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है उन्हें ज्यादा बचाव करने की जरूरत है। अमेरिका के श्रेष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउली ने मंगलवार को कहा कि 20 देशों में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम से कम 226 मामलों की पुष्टि हुई है। रूस ने भी ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी है और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। ऐसे में कोविड के नए प्रारूप को लेकर भी उचित निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चीन ने उम्मीद जताई है कि साल 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक अपने तय समय पर ही आयोजित होंगे। पुर्तगाल देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आज अपना सबसे बड़ा टीकाकरण केंद्र खोल रहा है। पुर्तगाल में पिछले 1 महीने में दैनिक मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के पास एक बड़े अस्पताल में एक डॉक्टर के ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल के 2 बाल रोग विभागों को बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के देशों की कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 26 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 52,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका सबसे ज्यादा संक्रमितों और मौतों के साथ दुनिया में पहले पायदान पर बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 99,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने कोलंबिया के फार्स विद्रोही समूह को विदेशी आतंकवादी समूह संघ की सूची से निकाल दिया है और अब उसे कोलंबिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बल पीपुल्स सेना और सेगुंडा मार्केटवालिया के तौर पर शामिल कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग ने अप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत कोलंबिया के क्रांतिकारी बलों फार्स के पदनामों को रद्द कर रहा है। ईरान ने अपने खत्म हुए परमाणु समझौते पर वियना में फिर शुरू हुई वार्ता के सिर्फ 1 दिन बाद मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। उसने कहा कि पहले हुए कूटनीतिक बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उन पर दोबारा वार्ता होनी चाहिए। ट्विटर ने घोषणा की है कि वो अपने किसी भी यूजर्स के फोटो, वीडियो और व्यक्तिगत मीडिया को बिना अनुमति के अन्य व्यक्ति द्वारा साझेदारी की अनुमति नहीं देगा। अमेरिका के मिशिगन में एक हाई स्कूल में मंगलवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 3 छात्रों की मौत हो गई और एक शिक्षक सहित 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। मिशिगन में हुई गोलीबारी की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। बाइडेन ने कहा कि अपने प्रियजनों को खोने के इस अकल्पनीय दुख को सहन करने में परिवारों के साथ वो खड़े हैं। ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख ने एक दुर्लभ सार्वजनिक भाषण में कहा कि चीन, रूस, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नाटकीय बदलाव के इस दौर में बड़े 4 सुरक्षा खतरे हैं। अमेरिका में कोर्ट ने सिनालोआ ड्रग कार्टेल की मदद करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में कैद मेक्सिको के ड्रग सरगना जोकिन एल चापो गुज़मैन की पत्नी एमा कोरोनेल एस्पूरो को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। रूस की RIA समाचार एजेंसी ने मंगलवार को बेलारूसी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हवाले से कहा कि बेलारूस 2021 के अंत तक प्रवासियों की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। भुवनेश्वर में खेले जा रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के साथ होगा। IPL लीग 2022 से पहले सभी टीमों ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर महेंद्र सिंह धोनी,
विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे बड़े नामों को उनकी टीमों ने रिटेन किया है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं किया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यजुवेंद्र चहल को रिलीज कर दिया है। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल को टीम आरसीबी ने छोड़ दिया है। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS YOLO to 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्ती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेटरों का दबदबा कायम है। वनडे रैंकिंग में मिताली राज, स्मृति मंधाना टॉप 10 पर अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर क्रिकेटर शाकिब उल हसन की टेस्ट टीम में वापसी हुई। शाकिब उल हसन हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते टीम से बाहर हुए थे। BWF विश्व टूर फाइनल्स की आज से शुरुआत। आज PV सिंधु अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। सिंधु का पहले दौर में सामना डेनमार्क की खिलाड़ी से। 2018 में सिंधु विश्व टूर फाइनल्स का खिताब जीत चुकी है। भारत के 7 खिलाड़ियों ने इस बार साल के आखिरी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। मिक्स डबल्स को छोड़कर भारतीय हर वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में सांसद खेल महाकुंभ 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में ट्विटर पर वीडियो जारी किया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम मंगलवार को कोरिया के लिए रवाना हुई। 5 से 12 दिसंबर के बीच टूर्नामेंट खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच 5 दिसंबर को थाईलैंड से खेलेगा। चीन, कोरिया, जापान और मलेशिया से भी भारतीय टीम का सामना होगा। दक्षिण अफ्रीका के दौरे को लेकर BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का बयान, कहा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही दौरा रहेगा। लिवरपूल और आर्सेनल के पूर्व मिडफील्डर रे केनेडी की 70 साल की आयु में हुआ निधन। रे केनेडी पार्किंसन बीमारी से पीड़ित थे। रियल मैड्रिड मिडफील्डर टोनी क्रूस ने लियोनेल मेसी को बैलन डी'ओर अवार्ड दिए जाने पर नाखुशी जताई। कहा मेसी सम्मान के हकदार नहीं थे।
अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सूर्यवंशी चौथे सप्ताह भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। फिल्म ने पिछले सप्ताहांत में लगभग 3.5 करोड़ की कमाई की। फिल्म की कुल कमाई 190 करोड़ पहुंच गई है। सलमान खान अभिनीत फिल्म अंतिम ने पिछले 5 दिनों में 22 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म को महाराष्ट्र में दर्शकों का पूरा प्यार मिल रहा है। रणवीर सिंह की फिल्म 83 का ट्रेलर जारी हो चुका है। ट्रेलर 1983 में खेले गए ऐतिहासिक क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के अविस्मरणीय जीत की यादों को ताज़ा करता है। फिल्म 83 को कन्नड़ सुपरस्टार कीचा सुदीप कन्नड़ भाषा में प्रस्तुत करेंगे। अक्षय कुमार और धनुष और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे का पहला गाना चकाचक रिलीज हो गया है। फिल्म में ए.आर. रहमान ने संगीत दिया है। एम.एस. राजामौली की फिल्म RRR का ट्रेलर 3 दिसंबर को रिलीज होगा। यही फिल्म अगले साल 7 जनवरी को रिलीज होगी। आना शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज होगी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का रिलीज डेट फाइनल हो चुका है। फिल्म 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म मे डे का नाम बदलकर रनवे 34 किया गया। फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया गया। तो एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।